खुशामदीद नाजरीन, आज़ादी डिजिटल के पॉडकास्ट सेशन के साथ आज एक और एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है बीएसओ के साबका चेयरमैन चंगेज़ बलोच, जिनसे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात करेंगे। बलूचिस्तान की सियासत, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हालात, चेंजिंग जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस, क्लाइमेट चेंज और उनसे डीप इंसाइट्स लेने की कुछ कोशिश करेंगे। वेलकम चंगेज़, कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारकबाद देते हैं आपको कि आपने सक्सेसफुल काउंसिल सेशन करवाया, आपका टेन्योर कंप्लीट हुआ। खैर मुबारक, आप सबको मुबारक हो। तो सबसे पहले आप बताएं कि मतलब व्हाट वाज द सिचुएशन, कि आपको वो ज़रूरत क्या पेश आई कि एक और बीएसओ और एक और स्प्लिट, और वो पोजीशंस क्या थी जो बाकी बीएसओ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनसे डिफरेंट थी? इसमें बीएसओ का एक ख़ास किरदार रहा है तारीख़ी तौर पे। मेरे ख्याल में पहले तो उसको समझने की ज़रूरत है कि वो बहुत से फ़ैसले, मुझे लगता है कि वो एक फ़र्द या एक ग्रुप या एक टीम नहीं कर रही होती, बल्कि तारीख़ी एक तसलसल का एक तारीख़ी कल्चर का एक हिस्सा है। उसके तसलसल में ही हमारा जो इर्तिका हुआ है, मेरे ख्याल में बीएसओ का इर्तिका के साथ ही बहुत सारी डिस्कशंस बहुत पहले से होती रही हैं बीएसओ में। बीएसओ शुरू के दिनों से ही इन डिबेट्स में रही है कि उसकी हैसियत क्या होनी चाहिए, उसको आज़ादाना हैसियत में काम करना चाहिए, उनको कौन से रुझानात को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, उसको कैडर साजी कैसे करनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ सवालात रहे हैं उसमें। उसके तनाजुर में ही 2000 से ऑनवर्ड्स भी ये डिबेट्स रही हैं कि क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान में एक तरह से आप कहें कि कौम दोस्त इस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ बन चुकी थी, तो बीएसओ बहुत हद तक उनके इन्फ्लुएंस में आ चुकी थी। हमारा जो ख़्याल रहा वो, या फिर आप कहें कि एक तरह से अलहदा होने का जो सबब बना, वो ये था कि इन पार्टीज़ या कि बीएसओ बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एक अपनी आज़ादाना हैसियत खो चुकी है, और उसकी वजह से वो जो उसका काम है बुनियादी कैडर साजी का, वो बुनियादी काम वो अच्छे से नहीं कर पा रही, बल्कि वो बहुत हद तक करप्ट रुझानात का शिकार है। बहुत ही मतलब आप कहें कि सस्ते में एक तरह से उन्हें यूटिलाइज़ किया जा रहा है, झंडे लगाने, डंडे मारने और एक गलत नैरेटिव को फैलाने के लिए। इसके ख़िलाफ़ हमारा बुनियादी स्टांस था कि बीएसओ की एक खुद मुख्तार हैसियत को बहाल किया जाए, कि उसका फ़ैसला उसके इदारे ले रहे हों। ये एक बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से आपको एक फ़ैसला ले सकने वाला आदमी, एक फ़ैसला ले सकने वाला कैडर मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम इस कैडर की कमी देख रहे थे, तो वो ये हासिल करने के लिए, बुनियादी तौर पे ख़ुद मुख्तारी हासिल करने के लिए हमने ये तमाम तर चीज़ें की। एक अलहदा से आने की बहुत बड़ा बोझ था, बिल्कुल ये बहुत ही आसाब शिकन रहा है, और हम ये जानते थे कि ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी काम था और उसमें हमने अचीव किया है। मतलब ये एक सेशन करना ही मेरे ख़्याल में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हम 3 सेशंस कर चुके हैं, और जो बुनियादी टास्क था, जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव जो पहले दिन हमने तय किया, मेरे ख्याल में हम उसमें कामयाब रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ा टास्क लेके हम चले हैं, लेकिन उसमें हमने किसी से हेल्प नहीं ली, हम करप्ट नहीं हुए। ऑब्वियसली हमें बहुत सारी ऑफ़र्स रही हैं, हम बहुत अच्छा मतलब अगर आप कहें कि मटेरियल सेंस में हम हासिल कर सकते थे, हमने बहुत सी चीज़ें नहीं की, हमने रोका खुद को। ये मेरे ख्याल में अचीवमेंट है, और आज से आगे आने वालों को भी बहुत सी चीज़ें और ऑफ़र्स मिलेंगी, लेकिन अगर वो खुद को रोकते हैं, अपनी खुद मुख्तार हैसियत को बहाल रखते हैं, तो वो बलूचिस्तान के लिए मेरे ख्याल बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता है। देखिए, मतलब एक द पॉलिटिक्स ऑफ जो प्रैक्टिस का एक सियासत है, एक थ्योरी से हट के जो प्रैक्टिस की सियासत है, वो उसमें काफ़ी सारे ऐसे फैसलेजात लिए जाते हैं जो कुछ बहुत दुरुस्त होते हैं, कुछ बहुत गलत भी होते हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बल्कि वो ओवरऑल जिस कौम को या जिस तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको भी नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो वो पास्ट में बीएसओ की तरफ से या उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको आपके बीएसओ ने आइडेंटिफाई किया, उनको एज अ चैलेंज लिया, और वो उनको रिपीट ना करने की एक कोई जहनसाजी की हो कि ये दीज आर द पॉइंट्स जिनकी तरफ हमको वापस नहीं जाना है? तो इसमें फिर बुनियादी चीज़ मेरे ख्याल में यही होगी कि इदारा अपने अंदर आज़ाद रहे। इदारा किसी के मतलब ऑब्वियसली वो सबसे मशवरे लेगा, वो तो दुनिया ही है जिसमें हमने काम करना है, दुनिया से ही हमारा ताल्लुक़ है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें इंसाइट्स आ सकती हैं, मशवरे आ सकते हैं। ये इदारा अपने फ़ैसले पे आज़ादाना रहे, और जो जो कुछ डेमोक्रेटिक असूल हैं उन पे कायम रहे, मेजॉरिटी वोट और बोलने का मौका,
एक दलील के साथ बहस, और ये तमाम सब चीज़ें मेरे ख्याल में एक मयार और एक कल्चर प्रोवाइड कर सकती हैं, की हैं जिसने। दूसरा एक और अहम चीज़ मेरे ख्याल में हमने कोशिश की जिसके ऊपर के बीएसओ के पास ये गुंजाइश होनी चाहिए कि वो मुख्तलिफ ख्यालात को इंटरटेन कर सके। मतलब हमें मैं नहीं समझता कि दुरुस्त चीज़ होगी कि किसी को एक ख़ास आप एजुकेशन दें या एक ख़ास किस्म की सच्चाई, अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को दिखाने की कोशिश करें, बल्कि क्रिटिकल एक सेंस का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल बीइंग का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। वो क्रिएटिव होता है, वो चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ कर सकता है, वो बेहतर कर सकता है, वो सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत ही कम्प्लेक्स और क्योटिक सिचुएशंस हो सकती है, इसमें इम्प्रोवाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्रिटिकल अगर बीइंग हम डेवलप कर सकें, और फिर एक और जो अहम चीज़ है वो ये कि कोई भी इंटायरली दुरुस्त नहीं हो सकता। मतलब हम पैगंबरों के वक़्त से गुज़र चुके हैं एक तरह से, तो एक प्रेशर भी चाहिए होगा ऊपर की सतह पे। मतलब जो मास पॉलिटिक्स है उसको दुरुस्त करने का बहुत ही है, उसको पर एक मुसलसल प्रेशर कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक आज़ाद स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जो चीज़ों को अपनी तरह से देख रही हो, क्रिटिकली देख रही हो। और चूँकि एक नौजवान एक बहुत सेल्फलेस एक शख्स भी होता है, वो तमाम तो चीज़ें कुर्बान रखने का हौसला रखता है, तो ये सेल्फलेसनेस को देख ऐसा शऊर कायम रखती है जो कि चीज़ों को फिर अगर कि वो बहुत ज़्यादा डीरेल हो रही हो या गलत तरफ जा रही हो तो उन्हें रोकने, उनको संभालने की एक प्रेशर कायम रखने की सलाहियत भी रखता है। तो ये बहुत सी चीज़ें मेरे ख्याल में हमने अचीव की। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें बलूचिस्तान की तो वो बहुत मायूस कुन है। तो उसके अल्टरनेटिव में हमने रिसेंटली देखा बालाच मौला बख्श केस के बाद कि BYC ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट बिल्ड किया। वो यहाँ से मार्च करते हुए इस्लामाबाद तक पहुँचे। उसने इवन के वो जो डिटैच्ड एरियाज़ थे, जो मेन लैंड बलूचिस्तान के जो तमाम मूवमेंट है उससे डिटैच्ड थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। तो आप क्या मतलब BSO के अंदर ये डिबेट्स रही हैं, क्या आप समझते हैं एज इंडिविजुअल या एज अ पॉलिटिकली कॉन्शियस बीइंग फ्रॉम दिस लैंड के वो अल्टरनेट प्रोवाइड करने में BYC की तमाम कैंपेन कामयाब रही है या कुछ अभी भी उनको चैलेंजेस का सामना है? मैं खामखा एक बाहर का शख्स हूँगा एक ख़ास तंजीम पे बात रखने के लिए, लेकिन ये कि बिल्कुल जैसे आपने कहा कि मास पॉलिटिक्स की वो वैलिडिटी नहीं रही है, वो आवाम को एंगेज नहीं कर पा रही, आवाम एक एतमाद खो चुकी है ओवरऑल मेन पॉलिटिक्स से, मेन स्ट्रीम नैरेटिव से। और हम कुछ ख़ास ही किरदार हैं, कुछ ख़ास चेहरे हैं, कुछ ख़ास रुझानात जो कई अरसे से काम कर रहे हैं और वो प्रोवाइड करने में नाकाम हुए हैं। तो एक उस तरफ से मायूसी तो लाजमी है, और वो कहीं ना कहीं पर अपना इजहार भी करती है। उसने अपना इजहार बलूचिस्तान में पिछले 4-5 सालों में वो मुसलसल अपना इजहार करती रही है मुख्तलिफ तहरीकों की सूरत में। खुदरो तहरीकों का उठना खुद इस बात की नुमाइंदगी करता है कि जो इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंगेज नहीं कर पा रही, वो लीड नहीं कर पा रही, वो इंगेज नहीं कर पा रही, इसलिए आवाम खुदरो तरीके से निकल रही है बगैर एक तरह से लीडरशिप के। तो वो खुदरो रुझानात पिछले कई सालों से मेरे ख्याल में डेवलप होके इस नई तहरीक की सूरत में पहुँचे जिसको BYC ने लीड किया, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। इसमें और भी बहुत सारे किरदार रहे हैं, मतलब हक तहरीक के दोस्त भी हमने देखा, सिविल सोसाइटी के दोस्त उसमें शामिल रहे, स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ जो मैंने खुद देखी वो एक मेहनतकश तबके का इसमें शामिल होना था। एक आम मेहनतकश बलोच जो है, लेकिन बड़े रस्ते से हम नहीं देख रहे थे उसको सियासी ग्राउंड, बहुत हद तक स्टूडेंट्स लीड कर रहे थे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर। तो अब एक आम जो रोज़गार जो नौजवान, उसमें उसकी अक्सरियत नौजवान ही है, लेकिन वो मुख्तलिफ सतहों पे मेहनत कर रहे हैं। मतलब कोई दुकान संभालता है, मुख्तलिफ मेहनत मजदूरी करते हैं। इन लोगों की पार्टिसिपेशन एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी। और एक तरह से बलूच अवाम खुद बहुत कॉन्शियस भी है, क्योंकि एक बहुत लंबा पॉलिटिकल प्रोसेस रहा है बलूच मुसलसल पॉलिटिक्स में, क्योंकि जबर इतना इंटेंस है कि वो हर घर तक पहुंचा हुआ है। तो तमाम तर लोग ऑलरेडी पॉलिटिकल डिस्कशंस में मौजूद हैं, तो वो एक कॉन्शियस डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत हद तक अच्छा भी रहा, बहुत मुनज़्ज़म रहा। तमाम तरह 1-2 महीने का जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन थी और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने बहुत ही एक शानदार मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे का मुजाहरा किया है। आगे बढ़ने के लिए मुसलसल मेरे ख्याल में गुंजाइशें मौजूद रहेंगी, हमेशा मौजूद रहेंगी, ना सिर्फ आज हैं,
कल मज़ीद इसमें और ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा हमें। और हमारे दोस्त हैं BOSC ऑफिस, आई नो कैसे तंजीमी सतह पे इन चीज़ों को देख रही है, लेकिन इम्प्रूव करने की बहुत सारी गुंजाइशें, मुनज़्ज़म होने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं। लोगों को, मैं समझता हूँ कि सियासी शऊर सिर्फ काफ़ी नहीं है, तंजीमों की तरफ, मुनज़्ज़म होने की तरफ हमें रुख करना होगा। ये एक मयार है जो फिर हमारी बका का ज़ामिन भी होगा, क्योंकि पूरी दुनिया को अगर आप देखें तो जब तक लोग बाकायदा तंजीमों की तरफ नहीं आते, मुझे नहीं पता कि BYC ने कितने लोगों को वो तंजीम में लाने में कामयाब हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में कामयाबी ये होगी। और उसके अलावा एक जनरल कामयाबी हर तहरीक मेरे ख्याल में जो अपने साथ लाती है कि वो एक अवामी शऊर में इजाफा कर जाती है, उनको मज़ीद हौसला और उम्मीद देती है। तो इस तहरीक ने बहुत एक उम्मीद भी दी है, एक शऊर में बहुत बड़ा इजाफा हो चुका है। अब इसको ऑर्गेनाइज़ करना पॉलिटिकल कैडर के ऊपर एक चैलेंज ज़रूर है कि कैसे उनको फिर तंजीमों की तरफ लाता है। BYC के मूवमेंट ने मेरे ख्याल एक तरफ तो एक कलेक्टिव एक अपहीवल उसके शक्ल में हमें नज़र आया है, लेकिन वो जो द क्वेश्चंस ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी थे कि मतलब एक बलोच होना और ऊपर से औरत होना, वो एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन, अगर हम उसको एकेडमिक लेंस में उसको कहें तो वो समझा जाता है। तो वो जो डिफरेंट मार्कर्स ऑफ आइडेंटिटी थे, डू यू थिंक कि वो एक तरफ तो चलो कि सरदार अपना चूड़ियाँ पहन ले, इस तरह की बातें हो रही, तो वो, या जो आप कह रहे हैं कि वो पेट्रियार्कल जो एक वो मोरालिटी है उसके हिसाब से वो उसको कह रहे हैं कि सर दस्तार हम डॉक्टर मारंग या सम्मीदीन के सर पे पहना देते हैं। तो ठीक है, कल्चरल हिसाब से सही था, लेकिन अगर हम उस बात को सही माने में डाइसेक्ट करने की कोशिश करें तो उसके अंदर हमें ये दिखता है कि वो अभी तक पॉलिटिकल शऊर उस तरह से पेनिट्रेट नहीं हो पाया है। लेकिन इस तहरीक ने वो क्वेश्चन ज़रूर रेज किए होंगे कि वो जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन है, इंटरसेक्शनलिटी का सवाल है कि एक बलोच आदमी के ऊपर जब्र और एक बलोच औरत के ऊपर जब्र, उसकी इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें फ़र्क है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये एक मेरे ख्याल में यूनिवर्सल ट्रुथ है, ग्लोबल, पूरी दुनिया जो भी सोसाइटी एनालाइज की गई है उसमें ये प्रॉब्लम है। एक महकूम कौम के हालात थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, होते भी हैं, मुख्तलिफ तरह से बिहेव करती है, उसके किरदार को मुख्तलिफ हालात बना रहे होते हैं। मतलब इनमें से जो बहुत सी ख़वातीन थी, और ये इसमें खूबसूरत बात जो हमने पहले पिछले सवाल में भी डिस्कशन की कि उसमें एक और इजाफा कि वो ख़वातीन का किरदार है, और एक बड़ा एक तारीख़ी इजाफा जो है वो एक ख़ातून को एज ए लीडरशिप एक्सेप्ट करना बाय मासेस, एक पॉपुलर मूवमेंट का एक ख़ातून को अपनी लीडरशिप के तौर पे एक्सेप्ट करने के बहुत बड़े एक तारीख़ी मकाम है हमारे लिए एज अ कौम कि हम आगे जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी और प्रॉब्लम्स रहेंगी, सोसाइटी कल्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आप जबर का शिकार हैं, बहुत ही मतलब 200 साल की एक महकूमी है, वो तमाम तर चीज़ें वो बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट फैक्टर है आपके किरदार को बनाने में। तो आप मतलब इंटायरली हम इंडिपेंडेंट नहीं है कि हम चीज़ों को खुद बना रहे। तो इस तरह के बहुत से एक्सप्रेशंस आ सकते हैं उसमें। मतलब अगर हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज को कंसर्न करें तो वो उसका बुनियादी मेरे ख्याल में वो एम ही है कि आपके अंदर जो बहुत से रुझानात दिए गए होते हैं कॉलोनाइज़र की तरफ से, जाबिर की तरफ से, आप उनको एनालाइज करना, डाइसेक्ट किया, उनको दुरुस्त करना एक बहुत ही अहम, बहुत चैलेंजिंग काम है। तो लेकिन ये कि ये बहुत से एक्सप्रेशंस रहते भी हैं, कुछ लोकल एक्सप्रेशंस को हम मतलब मैं नहीं कहता कि मैं एकेडमिकली करेक्ट हूँगा या नहीं, या ये, लेकिन एक तरह से पॉलिटिकली करेक्ट होना मेरे नज़दीक ये है कि आवाम का एक्सप्रेशन सच्चा होता है। बहरहाल उसको डेवलप किया जा सकता है, नई टर्मिनोलॉजीज आ सकती हैं, जैसे तहरीक मज़ीद आगे की तरह मतलब लिटरेचर और कल्चर खुद एक कलेक्टिव अमल के साथ बढ़ता है और डेवलप होता है। तो बलोच कौम एक कलेक्टिव अमल में है और उसमें बहुत सी चीज़ें मेरे ख्याल में हम मज़ीद बेहतर करने को कर सकेंगे, करेंगे। बल्कि हम पीछे हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सुनते हैं, मतलब कुछ हमारे जो BSO में पहले रहे हैं, पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं, वो अक्सर एक बात करते हैं कि शुरुआत से ही BSO एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट तंजीम रही है। वो उसने अगर नेशनलिज्म की थेरी एट द फोर फ्रंट रही है तो उसके अंदर सोशलिस्ट रुझानात कहीं ना कहीं वो वहाँ पे मौजूद थे, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि डोमिनेंट थे। तो वो क्लास क्वेश्चन हमेशा से एक मेन मुद्दा रहा है BSO के डिस्कोर्स का। तो रिसेंटली हम देखते हैं कि वो
क्लास क्वेश्चन कहीं ना कहीं अबेंडन हो गया है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर, आपके मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है उसके अंदर, मतलब कहीं ना कहीं वो पार्टीज़ तो कहती हैं कि हम अभी तक वो ये कॉमरेड्स की पार्टी है, हम चंदा करके ये तमाम इलेक्शंस चलाते हैं, लेकिन वो तमाम अब बोर्जवाजी पॉलिटिशियंस उनके अंदर हमें एट द फोर फ्रंट दिखते हैं, बल्कि फैसला साजी के अमल में दिखते हैं। तो आप नहीं समझते कि वो क्लास क्वेश्चन कहीं ना कहीं बीएसओ के डिस्कोर्स में अबेंडन हो चुका है? इसके एक बिल्कुल मेरे ख्याल में अपेरेंटली दिखता भी है, डिस्कशन जो है ओवरऑल उसमें ये चीज़ें बहुत वाजे हैं। इसका एक बड़ी वजह तो एक सियासी बहरान है जो इंटरनेशनल सतह पे अपना काम कर रहा है। ओवरऑल मतलब डिस्कशंस बहुत पस्त हुई हैं चीज़ों को। मेरे ख्याल में फिर ये है कि हम शॉर्टकट्स ढूंढने के बहुत आदी हो चुके हैं। हम चीज़ों पे बहस नहीं करना चाहते, हम आसानियाँ तलब करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में या कम से कम अगर आप एक इनकलाबी जदोजहद कर रहे हैं, अगर आप इनकलाब चाहते हैं तो एक मुश्किल प्रोसेस है। उसके लिए बहुत सी चीज़ों पे हम शॉर्टकट नहीं ले सकते। तबकाती सवाल फिर जैसे कि जो जेंडर वाला क्वेश्चन है, मर्द और औरत में फ़र्क है। तमाम तर जो सोसाइटीज़ जिनको एनालाइज किया गया है वो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ ही है, और तकरीबन तमाम तर सोसाइटीज़ जो एनालाइज हुई हैं उनमें एक इंटरनेशनल कैपिटलिज़म का बहुत बड़ा असर है, जिसकी वजह से हम उन्हें क्लास बेस्ड सोसाइटीज़ भी हमें मानना होगा। बलूचिस्तान में क्लास का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तमाम जगहों पे हो सकता है। हमारा इर्तिका पिछले 200 सालों से बहुत मुख्तलिफ अंदाज में हुआ है, तो काम का वो जो आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं यूरोप की वो हम पे अप्लाइड नहीं हो सकती हैं सच, लेकिन हम उससे सीख सकते हैं। मतलब सरदार का किरदार को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। सरदार एक बोर्जुआ नहीं है अपने सेंस में, लेकिन वो उसके पास ज़मीन की मलकियत है। वो अपने अंदर एक बाकायदा आप कहें पपेट नहीं है, लेकिन वो रियासत का नुमाइंदा भी है। वो तमाम तर ज़राए आप कहें ज़राए माश पे काबिज़ है, और उसके साथ साथ उसके पास एक सोशल जो प्रेस्टीज है, एक हायरार्की का भी वो सरबराह है, सोशल हायरार्की का जिसमें वो सरदार है। तो मुख्तलिफ आप कहें कि उसने किरदार अपने अंदर एक जगह पे समोए हुए हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर, जब तक कि हम इस चीज़ को मतलब है कि एक साइंटिफिक अंदाज में रिसर्च बेस्ड एक तरीके से थॉरो रिसर्च से हम नहीं अंडरस्टैंड कर लेते कि क्या है हमारी मईशत कैसे वर्क कर रही है, हमारी तारीख़ ने हम पे किस तरह के असर डाले हैं, तो कॉलोनाइज़र से जो एंगेजमेंट है वो कैसे हुई है, हमारे सोशल और आप कहें कल्चरल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे डेवलप। और आज के दौर में फिर उसके साथ ही अहम सवाल ना सिर्फ जानना होगा बल्कि उसको आज के वक्त में फिर आप कैसे एडजस्ट करते हैं, ये भी एक सवाल। तो मेरे ख्याल में हमें अभी तक हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, हम अबेंडन कर रहे हैं क्वेश्चंस को रद्द नहीं किया जा सकता, उसके सवालात ढूंढने होंगे। अगर आप मुत्तफिक नहीं हैं मार्क्सिस्ट डेफिनेशन, ऑब्वियसली मैं कहा भी कि बुर्जुआजी एक टर्म नहीं है जो सरदार को डिफाइन कर सके, तो आप मतलब मैं सवाल को ही अबेंडन कर दूंगा कि यार ये सवाल ही नाजायज़ है। लेकिन ये नहीं है, हमें उसको प्रॉपरली एनालाइज करना होगा। हमें अपने जब तक कि आप एक अल्टरनेट नहीं देते तब तक आप एग्जिस्टिंग थ्योरी को रद्द नहीं कर सकते। और दूसरा, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट रही है बीएसओ बिल्कुल पूरी दुनिया में जो कौमी तहरीकें उठी हैं, लामहाला कौमी तहरीकें साम्राज्य मुखालिफ भी हैं, क्योंकि तमाम तर जगहों पे जो जबर हो रहा है उसमें आपको एक इंटरनेशनल एक सिग्निफिकेंट इंग्रेडिएंट मिलेगा जो आलमी साम्राज्य तक को खिलाता पिलाता और ताकतवर करता है, और वो फिर अपने नीचे के वेसल्स को मजबूत करता है, मज़ीद जाबिर बनाता है। तो वो लामहाला वो कौमी तहरीकें, इनकलाबी तहरीकें साम्राज्य मुखालिफ भी रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक मार्क्सिस्ट पूरा आप कहें कि किरदार वो अपनाया है। लेकिन वो बिल्कुल मतलब आप कहें रिजिडली मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट भी नहीं रही हैं। वो ज़्यादातर बेसिकली उनका प्राइमरी जो गोल रहा है वो नेशनल इंटरेस्ट के इर्द गिर्द ही रहा है। जैसे बीएसओ का हमेशा गोल या जो बुनियादी काम है वो नेशनल इंटरेस्ट के इर्द गिर्द है। बेशक हम तबकाती सवाल हम कहते हैं कि सरदारों के को देखना होगा, हम कहते हैं कि ये जो मुनाफा जो सरमायादार जो सो कॉल्ड एक तरह से इन्होंने बनाए हैं यहाँ पे जंगी मईशत और मंशियात फरोशी से जो मुस्तफ़ीद हुए, जो क्लास बाकायदा डेवलप हुई है, रिलीजियस एक पूरी क्लास डेवलप हुई है, बहुत से जो एग्रीकल्चरल सतह वहाँ पे
बाकायदा एक फ्यूडल क्लास डेवलप हो। इनको इनके किरदार को हमें अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि ये कौमी मफादात में आज कल इनका भी एक किरदार है, वो असरअंदाज हो सकते, तो उनको अंडरस्टैंड करना। बाकी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट थ्योरी को मेरे ख्याल में एकेडमी एज इन जनरल रद्द नहीं कर पाई है, तो हम भी नहीं कर सकते, लेकिन उससे मुखालफत भी तभी हो सकती है जब आप उसको पूरी तरह अंडरस्टैंड करें। क्लास क्वेश्चन आपने एक बहुत अच्छा उसके ऊपर एक व्यू दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एलीट था बलोच का, या वो जो स्टूडेंट सर्कल्स में था, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में था, एलीट में दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो नए जदीद नारे देने में उनको नाकाम रही है। कि फॉर एग्जांपल अगर वो नारा जो वो आवारान में या आपके पेरिफेरी में लगा रही थी, तो वो नारा कहीं ना कहीं लियारी में या कोयटा के अंदर या आपके अर्बन सेंटर के अंदर वो नारा इररेलेवेंट था, जिसको शायद पीपल्स पार्टी या वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल ये जो फेडरल लेवल की पार्टीज़ है या पाकिस्तान लेवल की पार्टीज़ है, उन्होंने उस गैप को फिल किया कि रोज़गार का नारा दे के उनको, या फॉर एग्जांपल कि वो मैं आपको नौकरी देता हूँ, मैं आपको गैस देता हूँ, मैं आपको बिजली देता हूँ, पानी। ऑब्वियसली वो स्टूडेंट सियासत से थोड़ा हट के उसका आगे जाके एक मास लेवल की पॉलिटिक्स पे वो तमाम चीज़ें आती है, लेकिन वो तमाम इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो क्लास क्वेश्चन को भी सही से अडॉप्ट करने में नाकाम नहीं रहा है कि वो बलूच का पॉलिटिकल एलीट एक तरह से। अब कहा जा सकता है, लेकिन फिर अगर आप देखिए एक तरह से कि कोशिश की है उसने, जो तरीका है कि आप आते हैं पार्लियामेंट में रिफॉर्म्स लाते हैं, मुसलसल कोशिश तो की गई है। नेशनल अवामी पार्टी जब आई 70 में, अताउल्ला मेंगल साहब जब वज़ीर आला बने, बहुत कुछ तब्दील करने की पोटेंशियल थी। अगर कि लाइक सपोज़ उन्हें 4-5 साल 10 साल काम करने छोड़ा जाता, तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में बड़ी तब्दीली वो ला सकते थे। तो जो अर्बन जो ख़ास एक आबादी के हिस्से की बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली यही चाहती है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ एंड ऑल दिस। तो वो हमें मौका भी नहीं मिला, तो लामहला वो फिर एक परवर्जन का शिकार होता गया है। परवर्जन यहाँ तक आई है कि अब सिर्फ इलेक्टेबल्स रह गए हैं। तो इलेक्टेबल एक टर्म ही आप वो बता देती है कि वो क्या है, और वो मतलब आप 20 करोड़ दे के आएंगे तो अपने 20 करोड़ निकालने हैं, आपका मकसद यही होगा। तो पॉलिटिकल लीडरशिप बहरहाल मैं नहीं कहूँगा इंटायरली नाकाम, तजर्बे हुए हैं, बहुत से तजर्बे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अर्बनाइजेशन को भी पहले हमें अंडरस्टैंड करना, मतलब मैं नहीं समझता कि कोयटा मतलब मरकज़ी शहर आपके अर्बन सेंटर पे लाया जा सकता है। मैं इसको बड़ा सारा गांव ही देखता रहा हूँ, एक तरक्की याफ्ता गांव, ओवरग्रोन एक गांव है। तो मतलब अब यहाँ पे फिर ये डिफरेंट नहीं होगा आवारान, और मतलब जिस तरह अगर आप एक डिस्टिंक्शन की, मुझे नहीं लगता ये डिस्टिंक्शन उस तरह पाई जाएगी, कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट पे आ जाता है। एक ही जैसे है, मतलब हम सरियाब में बैठे हैं, आप सरियाब जाएं अंदर तो आपको आवारान के किसी गांव में भी एक बहुत एक जैसे सिमिलरिटीज मिलेंगी। exactly. और मतलब फिर जरिए माश पे डिपेंड करती हैं बहुत सारे सब, मतलब अगर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, तो हमारा वो ज़राए पैदावार उस तरह पे डेवलप होने ही नहीं दिए गए, जो इंडस्ट्री आई है वो भी छीन ली गई है। तो एक फिर मुद्दा एक कौमी बन जाता है हमारा वक्त, वो उतना मतलब अर्बन और उसका एक डिस्टिंक्शन हम लाहौर और कोयटा में शायद कर सकते हैं, लेकिन कोयटा और आवारान में इतना नहीं होता। लोगों के एस्पिरेशंस एक हैं, जबर एक जैसा है, तो उस जबर के नतीजे में भी बहुत सी चीज़ें कंक्लूड की हैं हम लोगों ने। जो कौमी शऊर है, कॉन्शियसनेस है, जो जदोजहद है, वो इस सतह पे मेरे ख्याल में हमने। तो अभी वो पैरेलल में मैं समझता हूँ कि वो पैरेलल जो यूनिवर्स चल रहा है इंस्टाग्राम या रील्स की जो दुनिया है, उसके अंदर आवारान में बैठा हुआ पंजगुर में या कोयटा के अंदर वो डेनमार्क के या नॉर्वे के जो रील्स देख रहा है, वो कॉन्शियसली वो वहीं पे है, उसका तमाम हालात वहीं मौजूद है। जब तक वो फ़ोन बंद होता है या कहीं ना कहीं से पता चलता है कि मैं एक बज़क खित्ते का बासी हूँ जहाँ पे इंटरनेट कभी भी जा सकता है, तो तब उसको एहसास होता है कि नहीं, आई एम बैक टू माई रियल लाइफ। तो कहीं ना कहीं आई एग्री विद यू। लेकिन अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक किस्म से एक नियो लेफ़्ट की, अगर मैं इसको नियो लेफ़्ट कहूँ तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि 60s में एक वेव इनकी चली थी ओवरऑल, तो मैं इसको पाकिस्तानी नियो लेफ़्ट कहता हूँ। तो वो पाकिस्तानी नियो लेफ़्ट की एक वेव चली ओवरऑल।
जिसने काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज़ किए, जिसने स्टूडेंट मार्च हमने देखा, ये कहीं ना कहीं ये औरत मार्च वाला तमाम वो मामला वो उसके साथ एसोसिएटेड है, ये बलूचिस्तान के इश्यूज़ पर भी बोलने लग गए, या कहीं ना कहीं उनके स्टडी सर्कल्स या उनके उन अर्बन डिस्कोर्स के अंदर कहीं ना कहीं पेरिफेरी का भी बात कहीं ना कहीं आ रही है। तो बलूच नेशनल क्वेश्चन और पाकिस्तानी लेफ्ट, इनके कंट्राडिक्शंस, इनके वो कहाँ कहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ पे उनको एक अलाइड एक पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, तो वो कहाँ कहाँ पे एक दूसरे के साथ एग्री कर सकते हैं। वेल पाकिस्तानी लेफ्ट ये है कि मेरे ख्याल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक़्त में ही एक सिग्निफिकेंस हासिल कर पाई थी, ऑपरेशन किया बलूचिस्तान में, तारीख तरीन एक दौर है, उसके बाद कोई इतना ख़ास। लेकिन फिर ये है कि बहुत से पाकिस्तानी लेफ्टिस्ट फिर 70 में अगर एक तरफ ऑपरेशन है तो हमारे साथ भी आते हैं, लंदन ग्रुप के नाम से मशहूर है। उसके बाद भी बहुत से लेफ्टिस्ट ने एक साथ देने की कोशिश की है, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंस नहीं रख पाए पॉलिटिक्स में एज अ होल, मतलब मेन स्ट्रीम या पाकिस्तान की सतह की पॉलिटिक्स में। तो बहुत कुछ जज किया भी नहीं जा सकता, लेकिन ये कि बहुत से मतलब ज़्यादातर जो किरदार हैं उन्हें हम जानते हैं, बहुत से किरदार अच्छी, बहुत एक पॉजिटिव राय भी रखते हैं और एक अनकंडीशनल सपोर्ट भी देते रहते हैं जितना उनके वश में हो या कर सकते हों। बहुत से जो किरदार हैं वो फिर बड़ा एक ऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं और बिल्कुल नेशनल क्वेश्चन को झुटला देते हैं। लाइक हमारी अपनी जो डिबेट्स रही हैं कुछ तंजीमों के साथ, जब वो पंजाबी मजदूर के ऊपर बहुत ज़्यादा बेसिकली एक ही बलूचिस्तान में बहुत कम चीज़ें होती हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं या उन पे फिर बात करते हैं। तो पंजाबी मज़दूर या बाहर का जो मज़दूर जब मारा जाता है तो उस पर वो बड़ा एक डिस्कोर्स लाते हैं, एहतजाज करते हैं ऑल दैट। हम ये कहते हैं, मतलब उस वक्त तो भी जब 2015-16 में हम डिबेट में रहे हैं इनके साथ एक इंटेंस, तो हमने यही कहा कि बेशक 5 मज़दूर मारे गए, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, मैं ख़ुद भी मुखालफत करता हूँ, मज़दूर थे, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि उसके पैरेलल जो 500 घर जले हैं बलूचों के, उन पे भी आप बात रखें, आप उन पे भी एहतजाज करें, आप उन पे भी इतना ही एक इंटरनेशनल किस्म का वावेला खड़ा करें। तो ये एक बहरहाल मैं कहता हूँ गैप है बहुत बड़ा। वो नहीं मतलब बलूच तहरीक। फिर ये है कि एक और मुद्दा जो मुझे समझ आया है कि सियासी मरकज़ को तब्दील होना चाहिए। सियासी मतलब किसने कहा कि इस्लामाबाद होगा मरकज़, लाहौर होगा मरकज़, कराची को, मतलब अगर के बलूच तहरीक ज़्यादा रेडिकल है, ज़्यादा इनकलाबी है अपनी असास में, ज़्यादा मोबिलाइज्ड है, तो आप कोयटा को मरकज़ करें, आप तुर्बत को मरकज़ बनाएं। अगर कि PTM एक ज़्यादा बड़ी तहरीक है, ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ कर चुकी है, तो आप पेशावर को मरकज़ बनाएं, वज़ीरिस्तान को मरकज़ बनाएं। तो एक तरह से मेरे ख्याल में पाकिस्तानी लेफ़्ट को ओवरऑल जो इनकलाब के मयार हैं उनको शायद अंडरस्टैंड करना होगा। कुछ चीज़ें तब्दीलियाँ चाहिए, आपको मरकज़ तब्दील करने होंगे शायद। हाँ, अगर कि इन तहरीकों के पीछे हैं तो हम ज़्यादा एक मेरे ख्याल मौसर तब्दीलियाँ मुमकिन हैं, लेकिन अब तक बहरहाल एक अच्छा रिलेशन उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया है मेरे ख्याल में। अच्छा, पाकिस्तानी लेफ़्ट की बात कर रहे थे, आप भी बाहर रहे हैं इस्लामाबाद में, मैं भी लाहौर में रहा हूँ अपने एजुकेशनल पूरे प्रोसेस के अंदर। कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे हैं, कुछ बहुत ही अजीब व गरीब रहे हैं। तो एज ए इंडिविजुअल, एज अ पॉलिटिकल बीइंग, तो किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर? वो कोई सेंस ऑफ एलिनेशन किस तरह की थी, या कौन से डिस्ट्रैक्शंस थे ऐसे? इस्लामाबाद शहर बड़ा बेरंग शहर है अपने अंदर, वैसे भी ये पॉलिटिकल शहर भी है, उसके डिज़ाइन ही ये पॉलिटिकल है, बना ही वैसे है, उसे वैसे ही बरकरार रखा गया, तो उसमें एलिनेशन मेरे ख्याल में ज़रूरी है वैसे भी। फिर जब आप बलूचिस्तान से जाएँ, बलूचिस्तान में आप जानते हुए भी कि बहुत कुछ जो बना है वो आपके साल से बना है, तो एलिनेट भी करता है। फिर मैं ख़ुद जब गया हूँ तो मैं बिल्कुल टॉर्चर सेल से आने के बाद फ़ौरी बाद जो है ना इस्लामाबाद गया हूँ, तो वो एक थोड़ा सा और मज़ीद मुश्किल या मुख्तलिफ एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। शायद उस ट्रॉमा को मज़ीद गहरा किया उसने। बिल्कुल एलिनेशन भी मैंने फ़ील किया, और आपको बुरा लगता है कि आप कहाँ पे रहते हो और ये कैसी जगह है। आप जानते हो कि आप उनसे ज़्यादा रखते हो, तमाम तर रिसोर्सेज, पोटेंशियल, एवरीथिंग। आप जानते हो कि आप उनसे ज़्यादा जानते हो तमाम तर चीज़ें, लेकिन फिर भी वो जो एक जबर है उसका एहसास बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा एक डिसअपॉइंटमेंट भी रही मेरी, मतलब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी सबसे
पॉलिटिसाइज्ड यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो सबसे रेडिकल नारा लिखा हुआ वॉल चाकिंग में देखा वो था सेकुलर गुंडे। सेकुलर गुंडे मतलब हम यहाँ पे एक बहुत मुख्तलिफ लेवल के वायलेंस पे डिस्कशंस करते रहे हैं उस हालात में, और वो सेकुलर गुंडे एक लाइक 1000 साल पीछे की बात मुझे लग रही थी एक तरह से, मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो मतलब एक रियलिटी से वो निकले हुए मालूम होती है आपको ये बात। और कतई 20 करोड़ की आबादी की रिप्रेजेंटेशन अगर इस नारे से, इस सतह के नारे से हो रही तो डिसअपॉइंटिंग है मेरे ख्याल में। मतलब कायद-ए-आज़म में होते हुए भी हम कई मरतबा ये कंपैरिजन करते थे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक ही वक्त में बनी, कायद-ए-आज़म एक ही वक्त में बनी, दोनों अपने आप मतलब जवाहरलाल नेहरू इंडिया में ख़ुद को मोस्ट रेडिकल यूनिवर्सिटी मानती है, कायद-ए-आज़म वाले यहाँ पे खुश फहमी का शिकार हैं। लेकिन वो फ़र्क जो है वो ये है कि वो कन्हैया कुमार प्रोड्यूस कर रही है जो कि एक नेशनल सिग्निफिकेंस, एक इन्फ्लुएंस हासिल करता है उसकी, मतलब वो अपना नॉलेज भी अपनी तौर प्रैक्टिस बयान कर। यहाँ पर सेकुलर गुंडे लाइक कंक्लूजन है उस पूरे कहें के शऊर का, तो वो डिसअपॉइंटिंग भी है, एलिनेटिंग भी है। कोपिंग मैकेनिज्म कोई था कि बस कोप करने के लिए कोई और डिस्ट्रैक्शंस की तरफ इंसान भी राग़िब हो जाता है? कोपिंग मैकेनिज्म मैं खुद समझता हूँ कि क्योंकि आज अगर हम जानते हैं कि किस सतह पे एक मायूसी पाई जाती है, नौजवान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत सी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, माशी तौर पे जो बहरान आ चुका है, सियासी एक बहरान है, मुख्तलिफ प्रेशर्स हैं, मतलब इंटरनेशनल, आप मोबाइल कहते हैं इंटरनेशनल प्रेशर भी है आपके ऊपर, लोकल डोमेस्टिक प्रेशर्स भी हैं। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि हमें अगर बचाया है इस पूरे अरसे में, तंजीम नहीं बचाया है। लेकिन ज़िम्मेदारी मुसलसल डाले रखी है, मुख्तलिफ जगहों पे जब हम लूज़ होते रहे तो हमें संभाला, हमें पनाह दी, हमें समझाया, हमें हौसला दिया। तो कोपिंग मैकेनिज़्म पर्सनली मेरे लिए और जितना मैं जानता हूँ बहुत से जो हमारे साथ रहे, क्योंकि फिर इन मायूसकुन हालात में सियासत करना और भी मुश्किल होता है, आपको ज़्यादा बड़े आसाब चाहिए। हाँ, अगर सोसाइटी मोबिलाइज्ड हो, हर कोई इनकलाब की बात कर रहा हो, फिर तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर जगह से एनर्जी मिल रही होती है। लेकिन जिन हालात में हमने काम किया वो तो इंतहाई मायूसकुन थे। इवन हमें सिर्फ धमकियाँ ही मिलती रही हैं, हमें सिर्फ डराने की ही कोशिश की गई है। तो उसमें हमें फिर यही कि हमें तंजीम ने फिर एक आसरा दिया है, सहारा दिया है, और इल्म खुद एक बहुत बड़ा सहारा भी है कोपिंग के लिए। तो ऐसा यही। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट आंसर वैसे। तो अभी वापस थोड़ा डिबेट को वापस अपने हालत हाल पे ले आते हैं। रिसेंटली हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है। बलूचिस्तान इज़ एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट। हम आजकल सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे भी डिबेट्स चेंज हो रही हैं। तो मतलब कौमी बका वैलिड क्वेश्चन है, बट इंसानी बका उससे ज़्यादा वैलिड क्वेश्चन है कि वो नहीं देखेगा कि पश्तून है, बलूच है, क्या है। वो क्लाइमेट के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इंसान को उस तरह से डिज़ास्टर की तरफ ले जाएंगे, पूरे इंसानियत को ही। तो रिसेंटली मतलब कुछ इलेक्शन के दौरान मेरी कुछ बातचीत हुई कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से, तो वो उनका एक तासुर ये आ रहा था कि क्लाइमेट कहीं ना कहीं हमारे पार्टीज़ का फर्स्ट वो प्रायोरिटी होना चाहिए, जो नहीं है, लेकिन हमारे लोगों का सेकंड प्रायोरिटी है। आई डिसएग्री कि वो सेकंड प्रायोरिटी नहीं है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो ओवरऑल आपके एग्जिस्टेंस पर सवाल आ गया है। तो वो तरक्की याफ्ता दुनिया के कार्बन फुटप्रिंट या उसके कार्बन एमिशन से आपका जो हाल हो रहा है वो आप सबके सामने है। 2022 के फ्लड्स, उसकी आबादकारी लोगों की अब तक हुकूमत से नहीं हो पाई है, ठीक है। मिटिगेशन दूर की बात, कोई एडाप्टेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्वादर हमारे सामने है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि वो एडाप्टेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं लॉस एंड डैमेज पे वो उसको कुछ इंडिविजुअल तंजीमें, इवन के BYC भी मैंने देखा एक्टिव है, वो दूसरे कुछ इंडिविजुअल तंजीमें हैं। आप लोगों ने भी मेरे ख्याल अनाउंस किया था शोबी दीवान कैंसिल करके, और वो फंड्स आपने बेच दिए थे। तो वो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के, लेकिन ये एक स्टेट लेवल मामला है, और उसको जब तक एक प्रॉपर प्लान्ड एक उसको एक इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, काउंटर नहीं हो सकता।
हमने देखा पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा क्लाइमेट डिप्लोमेसी बिलावल के टाइम पे की, जब बिलावल फॉरेन मिनिस्टर था, वो बहुत सारे फंड्स भी प्लेज हुए, लेकिन एट द एंड हम नहीं देखते कि मतलब यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है उसके अंदर क्लाइमेट के हवाले से उस तरह से अवेयरनेस है। मतलब चंगेज़ एज अ पॉलिटिकल बीइंग अगेन, एज अ एक्स चेयरमैन ऑफ BSO, वो कैसे देखता है इस तमाम क्लाइमेट के मामले को, और क्लाइमेट एक्टिविज्म के रुझानात को किस तरह से आप देखते हो? क्लाइमेट को एक मोस्ट सीरियस क्वेश्चन बन चुका है कि 1 सेंटीग्रेड 2 सेंटीग्रेड का इजाफा बिलियन की पॉपुलेशन को मुतासर करने वाला है। हम वैसे वल्नरेबल हैं ओवरऑल, हम इससे ज़्यादा मज़ीद मुतासर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्लाइमेट का क्वेश्चन अपने अंदर एक एंटी इंपीरियलिस्ट क्वेश्चन भी है, एंटी कैपिटलिस्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये पूरा बहरान जो है वो कैपिटलिज्म ने की तरफ से, उसके मेथड्स की वजह से ही बना है। तो इसको फोरफ्रंट पे रखना होगा। दूसरा, कौमी तहरीक बेसिकली एक तरह से कौम को बनाने की तहरीक होती है, एक नेशन बिल्डिंग होती है। नेशन मतलब कोई, मैं कहता हूँ कोई एक ऐसी हकीकत नहीं है जो हमेशा से बनी है और हमेशा रहेगी, उसको आप मुसलसल बनाते हो, तख्लीक करते हो, संवारते हो। तो कौमी तख्लीक में कौम की तामीर में ये डिस्कोर्स अहम होना चाहिए। जिस तरह सियासी अंदाज में आप ब्यूरोक्रेसी डेवलप करते हो, लोगों का आपस में काम के अरेंजमेंट्स तरतीब देते हो, बयानियाँ तरतीब देते हो, इंटरनल फॉरेन, इसी तरह से मेरे ख्याल में हमें एक ओवरऑल जो है क्लाइमेट के जो क्वेश्चन, इसके हवाले से भी कुछ मैकेनिज़्म एटलीस्ट हमें बनाना होगा। क्योंकि अब हम इस आसरे पे तो नहीं रह सकते कि अमेरिका अपनी इंडस्ट्री, अपने ऑयल इंडस्ट्री बंद करेगा और सब कुछ ठीक होगा, या बाकी चाइना कुछ करेगा। हमें ख़ुद को अपनी बका के लिए फिर हमें मेरे ख्याल में एक बाकायदा एक कंपेन, पॉलिटिकल कंपेन का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को शऊर देना होगा, पार्टी से फोरफ्रंट पे होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत कंपेन होगी, हम बहुत कुछ बचाने में कामयाब होंगे। और फिर ये ओवरऑल मतलब जैसे अब इस वक्त कुर्दों की जो हालिया तहरीक है रोजावा में, तो कुर्दों का एक बहुत ही शानदार उन्होंने एक मतलब एक इंडिजीनियस मैकेनिज़्म डेवलप किया है। इको उनके मतलब इकोलॉजी उनके अहम तरीन जो है ना पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स में शामिल है। तो वो शानदार, मतलब इवन ऑयल प्रोड्यूसिंग एक एरिया है, लेकिन ऑयल प्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए, लोकल पॉपुलेशन किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकती है उसके नुकसानात को, किस तरह से मज़ीद और मतलब शजरकारी कैसी होनी चाहिए, और कम्युनल सतह पे एक शऊर जो है। फिर आखिर में फिर ये आपने जैसे कहा, एक प्रोजेक्ट तो रियासती सतह का प्रोजेक्ट है कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएं चीज़ों को, मतलब पानी को रेगुलेट करने के लिए वो, लेकिन एक कम्युनल सतह का शऊर ही है जो बेसिकली इसको लॉन्ग टर्म में इसको फिर प्रिजर्व कर सकता है नेचर को। मतलब हम एक कम्युनल सोसाइटी हैं, हम बलोच बहुत होते हैं जो हमारी सोसाइटीज़ हैं आसपास की, वो कम्युनल हैं, वो आसपास में उनके एक अलग अखलाकियात है। मतलब हम दरख्त को कभी भी जड़ से काटना पसंद नहीं करते। एक ट्राइबल कोड रहा है आपका इंडिजीनियस कोड रहा है आप मतलब, तो ये बहुत हद तक हमारे अपनी एक तारीखी जो असास है, हम उसे वापस बलोच का जो मयार है, बलोच के जो कल्चरल बहुत सी चीज़ें, उनको हम वापस अगर लाएं और रीइंट्रोड्यूस करें एक तरह से, तो वो एक अच्छा एक अहम मुद्दा होगा, और इस तरह से मेरे ख्याल में एक संजीदगी डेवलप हो सकती है इन चीज़ों पर। जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इस खित्ते के अंदर, अभी हमने देखा कि ईरान अमेरिका को आंख दिखा रहा है, और ऑब्वियसली द सुपर पावर विल नॉट स्टे साइलेंट। और उसके बाद हमने थोड़ी मूवमेंट इस खित्ते के अंदर भी देखी, इधर उधर जो भी मामला हुए। तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बलोच क्वेश्चंस पर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? जो वो रीजनल चेंजेस आ रहे हैं, वो ब्रिक्स का ब्लॉक बन रहा है, मतलब वो काउंटर वो कह रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, या वो कहीं ना कहीं उस स्ट्रक्चर को सस्टेन करने की बात है, लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस ओवरऑल बलोच क्वेश्चन पे किस तरह से देख रहे हैं आप? दुनिया तब्दील हो रही है, अमेरिका को अगर कोई आंखें दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर एक हद तक बिगड़ चुका है या तब्दील होने जा रहा है। ईरान के पास एक बहुत बड़ी ताकत आई है, ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट का पूरा बहरान जैसे ही जन्म लिया उसने बढ़ा है, उसमें ईरान ने एक बहुत मजबूत पोजीशन हासिल कर ली है। रशिया का आप देखें कि मॉरल बहुत बूस्ट हुआ है बेसिकली मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से। कोई यूक्रेन पे हमला कर रहा है और नाटो को एक शदीद किस्म के उसमें जा चुका है उसके साथ लड़ाई में। तो बलूचिस्तान फिर सब में बहुत इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली,
हम चाइना के नज़दीक भी हैं, हम इंडिया के नज़दीक भी हैं, जो बेसिकली सुपर पावर की दौड़ में सबसे आगे इस वक्त यही दो मुल्क ब्रिक्स वाले ब्लॉक के अंदर। एग्जैक्टली। ओवरऑल मतलब इंटरनेशनल सतह की जो एक नई पॉलिटिक्स जन्म ले रही है, उसमें कुछ अरसे बाद जो है अमेरिका की वो पोजीशन नहीं हम देख रहे, लेकिन ये कि अमेरिका पोजीशन रहेगी बहरहाल, वो बहुत ही एक ताकतवर मुल्क है। लॉन्ग वे टू गो। हाँ, वो बहुत वेट मतलब काफ़ी अरसे का इंतज़ार है, वो इतना जल्दी नहीं होने वाला। तो इस सब में बलूचिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ईरान भी मतलब एक अहम मुल्क है। ईरान का मेरे ख्याल में जो सबसे मजबूती है वो ये कि वो सेल्फ रिलायंट है, वो खुद से हर चीज़ पैदा कर रहा है, वो एक आबादी को खुद अफोर्ड कर सकता है, तो ये उसकी ताकत है। और वो मतलब इन तमाम तर हालात में उसने पोजीशन अपनी कर ली, एक्वायर कर ली, रिकग्नाइज करवा चुका है। तो इसमें आज बिलखसूस फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद मेरे ख्याल में बलूचिस्तान और भी ज़्यादा अहम हो चुका है, क्योंकि फिर जो अहम चीज़ें हैं क्या है कि आपके पास बहुत बड़ी हमारे पास ज़मीन है जिसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, पूरी दुनिया करना चाहती है। हमारे पास एक पॉपुलेशन है जो एक तरह से गरीब है, इसको फिर आप चीप लेबर के तौर पे एक्सप्लॉइट करते हो। और हमें तो इंडस्ट्री में भी जगह नहीं, हमारे लिए सिर्फ मतलब हम सिर्फ जिंदुमर्ग के कैटेगरीज के अंदर ही प्ले कर सकते हैं, तो वही है, हमें फिर मुख्तलिफ प्रॉक्सीज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रीजन ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस काबिल, क्योंकि फिर ईरान बॉर्डर है, बिल्कुल ईरान के साथ, ईरान के अंदर पूरा बलोच आबादी जो है वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और ख़ित्ते में एक इंस्टेबिलिटी चाहता है मेरे ख्याल में एक तरह से, एक इंटरनेशनल या जो डोमिनेंट जो टेंडेंसी है, तो वो नहीं चाहता कि मतलब अगर कि इंडिया को एक बहुत स्मूथ कॉर्नर में या अरेबियन सी जो है ना वो, क्योंकि फिर यहाँ पे यमन और तमाम तो मिडल ईस्ट का मसला भी कनेक्टेड है, तो मेरे ख्याल सिग्निफिकेंस है। और हमारे लिए फिर क्योंकि अगर कि इतनी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस हासिल कर चुका है, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब अगर सिर्फ प्रॉक्सीज की बात की जाए, अलकायदा मजबूत है, दाइश है, तालिबान ने वाला इंट्रोड्यूस करवा ली हैं, तो ये हमारे लिए एक मतलब एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। इंटरनेशनल एक्टर्स हैं ये, अमेरिका चाइना तो हर जगह मौजूद, हम एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में हैं। इसमें हमें इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत होगी, मुनज़्ज़म होने की सख्त ज़रूरत होगी, हमें अपने आपस में जितना ज़्यादा हम एक स्पेस और अच्छा ताल्लुक़ और हम आहंगी बना सकें मेरे ख्याल में। अभी हम इंटरनेशनल सिचुएशन देखते हैं तो इंटरनेशनल फार राइट वो स्कम राइज देखते हैं अर्जेंटीना के अंदर, वो आपके स्कैंडिनेवियन मुल्कों के अंदर, और ओवरऑल हमने ट्रम्प और मोदी का तो देखा ही, और उसके बाद लेकिन ये अब एक रीसेंट डेवलपमेंट्स है। तो एक वो डिबेट ये आ रही है कि दे आर नॉट अपियरिंग एज अ प्रो स्टेट thing in the respective countries, but they are coming out as a alternative, वो एक काउंटर स्ट्रक्चर के तौर पे उभर के आ रहा है। जैसे वो अर्जेंटीना वाला कहता है कि मैं तो अनार्को कैपिटलिस्ट हूँ, मतलब आई डोंट केयर अबाउट दिस मिनिस्ट्रीज एंड हायरार्की एंड ब्यूरोक्रेसी एंड व्हाट्सोएवर। सो ये सिचुएशन को आप मतलब किस एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट तनाजुर में, या जिस तरह से आपने कहा कि उस बलूच नेशनल व्यू के कॉन्टेक्स्ट में, कि वो एक तो ये एक्टर्स का तो असरात पड़ेंगे सुपर पावर्स के, इन सुपर पावर्स के अंदर जब फार राइट आके बैठेगा तो वो किस तरह से, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होगी कि ऑलरेडी फिर भी ये सोशल डेमोक्रेट्स कहीं इधर उधर टिल्ट कर जाते हैं कि बिकॉज ऑफ अपीयरेंसेस। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मतलब सीधी लाइन में कभी भी एक वर्क नहीं किया उसने। इवन फार राइट ने कभी कभार नेशनल मूवमेंट्स को सपोर्ट किया है, मतलब बोस इंडिया से नाजीज के पास हेल्प लेने जाता है, वो करते हैं उससे हेल्प एक्चुअली। तो हाँ, लेकिन ओवरऑल प्रॉब्लम है, उनकी अप्रोच में प्रॉब्लम है फार राइट की। वो इवन जर्मनी में भी वापस AFD वगैरह, बिल्कुल मतलब बहुत से, यूरोप तो पूरा एक तरह से इसमें आ चुका है, इस जकड़ में, इस डिबेट में मौजूद है। अब कुछ भी हो सकता है, आगे उबार भी हो सकता है। लेफ्ट विंग मतलब है वहाँ पे कहीं ना कहीं पे उसका भी वापस से करते गए, मतलब पोलराइज हो रही हैं ये चीज़ें मेरे ख्याल में बड़े अरसे बाद। तो पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कहीं नहीं 2008 फिर मिडल ईस्ट और कोविड के बाद तब्दील होने की तरफ गया है। तो उसमें पोलराइजेशन है, लोग अब अंडरस्टैंड कि हम हैं कहाँ पे, मतलब एक तरह से ऐसा लगता है कि डीपोलिटिसाइजेशन का पूरा वक्त गुजरा है लोगों के ऊपर, स्पेशली मेरे ख्याल सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो कंट्री एक पॉलिटिकल ख्यालात में जो एक डाइवर्सिटी थी वो नहीं पाई जा रही थी इस अरसे में। वापस लोग अपने पॉलिटिकल कैंप्स अंडरस्टैंड करने, रिकग्नाइज करने की तरफ जा रहे हैं। तो लेकिन ये कि फार राइट एज सच मतलब इस तारीख़ी तौर पे नेशनल मूवमेंट्स के लिए कोई अच्छी
एक नवीद नहीं रही है। तो लेकिन ये कि एक हकीकत है, आज ट्रम्प है, कंजर्वेशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं इनकी, वो ख़ुद को बचाने की दौड़ में है। प्रॉब्लम यही हो गया, मतलब अगर सिर्फ आप पाकिस्तान को भी देखें तो ज़्यादा, क्योंकि वो जो सरमाया है वो सुकड़ रहा है। अब एक वक्त था 90 के बाद, तो इन्होंने एक बूम देखा है, सबके पास बहुत ज़्यादा है, सब कमा रहे हैं, बड़े एक्टर सब कमा रहे हैं, सब अच्छा सब बेहतर। लेकिन अब जबकि वो वसाइल सुकड़ते जा रहे हैं, तो ये फिर ज़्यादा आप कहें कि अवामी सतह पे भी प्रॉब्लम्स हैं, और आवाम को ज़्यादा आप कहें चमकीले बड़े बोल्ड नारे ज़्यादा पसंद है। तो पॉपुलर मूवमेंट्स का भी आगाज़ है, लाइक इमरान खान जैसा एक शख्स भी इस्लामिक टच लेने की तरफ चला जाता है। तो ये है मतलब एक तरह से, लेकिन ये वक्ती है, ये भी तारीखी तौर पे हम देख सकते हैं, लेकिन ये बड़े नुकसानात का बायस भी बन सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, डिबेट ज़्यादा लंबी होगी आजकल, वैसे हमारे जनरेशन का अटेंशन स्पेन बहुत लिमिटेड है, तो हमने राइट विंग पॉपुलिज्म की बात की, मतलब ये लेफ़्ट विंग पॉपुलिज्म बलोच के क्वेश्चन को लेके, मतलब एक वो लेफ़्ट की तरह एक वाकई रेजिस्टेंस की तहरीक या वो तमाम चीज़ें लेफ़्ट ओरिएंटेड ही होती हैं, चाहे वो क्लास क्वेश्चंस को रिकग्नाइज करें या ना करें, वो नेशनल क्वेश्चन वहीं पे आता है। तो बलोच को उस वक्त मतलब वो पॉपुलर टूल्स हैं, जो पॉपुलर मीम्स हैं, या वो जो एक पॉपुलर ओवरऑल ओवरऑल एक केप तैयार हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने में, मतलब आप किधर देख रहे हैं कि बलोच कहाँ पे खड़ा है उस तमाम पॉपुलर उस वेव के अंदर जो दुनिया में चल रही है, इन द टाइम ऑफ एआई, इन द टाइम ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जिनको मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉपुलर मूवमेंट्स, बलोच नेशनल मूवमेंट, इन तमाम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके व्हाट डू यू से कि वेयर वी स्टैंड, बिकॉज आवर दूर कहीं पे बहुत दूर, लाइक अगर उसकी डायरेक्शन हम नहीं मालूम कर सकते वो किस तरफ है, आगे पीछे कहाँ, लेकिन वो दूर है आवर जनरेशन वांट्स क्विक आंसर्स ना, तो वो शायद ये वीडियो टिकटॉक पे सिर्फ यही चले कि बहुत दूर है, तो लेकिन हम ये आज की दुनिया, लेकिन ये है कि यहाँ पे एक ऐसी विंडो है, चीज़ें लीप ले सकती हैं। अगर बलूचिस्तान को मौका दिया जाए तो 5-10 साल में, खैर बश की बात है कि या बड़े हमसे पुराने बड़े लोगों की बातें हैं कि 10 साल में चीज़ें तब्दील हो सकती, 10 साल में बिल्कुल चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। आज हम दूर हैं, हम नज़दीक पहुंच सकते हैं। इंसान की डेवलपमेंट है, एक कलेक्टिव सरमाया है, नॉलेज, वो हमारे लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। हम यही चाहते हैं, हम इसी चीज़ की जद्दोजहद कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, एनीथिंग वो हमें अवेलेबल होनी चाहिए, और हमें एक पॉलिटिकल इख्तियार होना चाहिए। वी गेट हैप्पी जब वो इन तमाम मामलात के अंदर इंटरनेशनली कोई एक बलोच नाम भी आ जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, तो एटलीस्ट देयर इज समथिंग, उम्मीद है। लेकिन लेफ्ट पॉपुलर मूवमेंट के ऊपर एक छोटा सा अगर मैं कमेंट करूं, लेफ्ट हो या राइट हो, ऑब्वियसली हम महकूम कौम की तरफ तारीखी तौर पे थोड़ा लेफ्ट ओरिएंटेड ही होते हैं, इंसान पसंद, बराबरी, जस्टिस, और ये नारे चौंके लेफ्ट समझे जाते हैं, तो बहरहाल वो थोड़ा लेफ्ट होगा। लेकिन इस सिनारियो में कौमी मफादात को हमें अपने मद्देनज़र रखते हुए, प्रायोरिटी देते हुए अपनी चीज़ों का तयन करना होगा। ओके, थैंक यू चंगेज़ वक्त देने के लिए, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। हमने काफ़ी सारी चीज़ों पर बात की, उम्मीद करते हैं आप भी इस डिबेट में कमेंट सेक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे। बाकी हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और पॉडकास्ट पे, क्या पता चंगेज़ के साथ वापस या किसी और दोस्त के साथ। तो बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी तमाम आपके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।